लिखो लिखो, अ टॉ ट्रक, अ टॉ ट्रक, TOW, टाउ ट्रक होता है ना, टाउ, टॉइंग करता है जो, इज पुलिंग अ कार आउट ऑफ अ डिच by means of a steel cable, by means a steel cable, स्टील की केबल है, that is 9.1 meter long and has a radius of 0.5 centimeter. When the car begins, when the car begins to move, tension in the cable is 890 Newton. How much the cable stretched? 890 Newton. How much the cable stretched? If Young's modulus is given 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सामने लिखा है मैंने, ठीक है। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है, पहले इसमें गिवन डेटा देखते हैं, क्या क्या गिवन है। टेंशन गिवन है आपको, क्या यही रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा? देखो फोर्स गिवन है, सॉरी टेंशन गिवन है अपन को, और यही टेंशन तो रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा, याद है ना, रिस्टोरिंग फोर्स लास्ट क्लास में बताया था मैंने। तो F इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 890 न्यूटन, ठीक है। इसने मुझे लेंथ भी दे रखा है, देखो लेंथ ऑफ द केबल कितना है, 9.1 मीटर, और रेडियस ऑफ द केबल भी दे रखा है, 0.5 था बेटा, सेंटीमीटर, यही गिवन है। और अगर आपको यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद हो तो क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डायरेक्ट, स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन नीचे आता बच्चों, इसका मतलब डेल्टा एल बाय एल। और मुझसे पूछा क्या इसने, डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, बस डेल्टा एल को इधर भेजो, बाकी सबको इधर, और वैल्यूज रखो, आंसर निकालो, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। एफ की वैल्यू 890, एल की वैल्यू 9.1, ये दोनों तो मीटर में थे, कोई टेंशन नहीं, एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर ही तो होगा, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा आर की वैल्यू 0.5, एक्चुअली में 5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर, और y की वैल्यू गिवन है मुझे 2 इंटू 10⁻11। सॉल्व दिस वैल्यू एंड फाइंड आंसर एंड एंजॉय, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी निकालो बच्चों। मैंने सॉल्व भी कर लिया। आप बोलो क्या डाउट था आपका।
क्या हो गया सानिध्य? तुम्हारा मित्र भी जयपुर आ गया? खास मित्र तुम्हारा? तुम्हारा खास मित्र? अच्छा, बात हो गई तुम्हारी? अच्छा, कल पूछा था उसने, मेरे को आज क्या था फोन? वैसे तो उसका एलन खत्म हो गया था ना? बोला तो उसने मुझे यही है, पर मुझे उस पर ट्रस्ट कम है। तो शायद आपको थोड़ा सा तो झलक मिल गई होगी ये चैप्टर गंदा क्यों लगता है। सिर्फ इस वजह से लगता है, कैलकुलेशन। बाकी सब आसान है इस चैप्टर में। हाँ, इसमें आंसर हमेशा ऐसे सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। वैसे तो मोस्टली जो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो लोग ऐसे डेटा देते हैं कैंसिल आउट हो जाए, पर फिर भी। क्यों? क्या पाई? कट गया? गुड। हाँ, तो उसमें कटा नहीं, वैल्यू निकालिए 3.14 रखकर, या 22/7, कुछ भी रखो, आपकी इच्छा। कैलकुलेशन के लिए घर पे जगह छोड़ लो, ठीक है, घर पे कर लेना बिना कैलकुलेटर के। मैंने आंसर दे दिया, यही आना चाहिए। ठीक है एसएल, बिना कैलकुलेटर के। चलो नेक्स्ट। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा। अब बायमेटलिक रॉड of brass and copper has a length of 0.5 meter and is of rectangular cross section .5 meter, has rectangular cross section. If the rod is subjected to a compressive force of F is equal to compressive force of F is equal to, मतलब इक्वल टू का साइन लगा दो, 5 into 10 to the power 4 न्यूटन, 5 into 10 to the power 4 न्यूटन, ठीक। नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शन, then find the compression in each of its metallic parts आपको यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, ब्रास का लिखो 9 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 9 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कॉपर का लिखो बच्चों
11 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट फ्री करो इसको। 11 इंटू 10⁻10 सेम डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब गिवन है, वैल्यूज रखो, आंसर निकालो। इसमें ऐसी वैल्यूज गिवन है जो सारी कट जाएंगी। आपसे वैसे ये क्वेश्चन पूछा ऐसे जाएगा कि अगर ऐसा रॉड है कोई मेरे पास, तो उसकी बेंडिंग किस तरफ होगी, कॉपर की तरफ या ब्रास की तरफ। मैं आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। क्या गिवन है ना शायद आपको? नहीं गिवन, एक सेकंड रुक जाओ, बताता हूँ। एक तरफ ब्रास है, एक तरफ कॉपर है, और आपको लेंथ वगैरह नहीं क्या कह रहे हो, इसकी थिकनेस नहीं है गिवन। ओके ठीक है, नहीं दे रखा तो 2/2 ले लो सेंटीमीटर में। मतलब इसकी डेप्थ भी 2 और ये लेंथ भी 2, ठीक है। तो 2/2 ले लो, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ तो गिवन है ना आपको, ये सेंटीमीटर में दिया है मैंने। ये समझ गए ना, रेक्टेंगुलर है सामने क्रॉस सेक्शन इसका। हम्म सेंटीमीटर में दे रखा है ना, वो मीटर में दे रखा था देखो, 50 सेंटीमीटर था वो। अच्छा एरिया कितना लोगे इसमें पुट करने के लिए? देखो पहली बात तो आप इसमें दो पार्ट हो गए तो दो क्वेश्चन हो जाएंगे। सेम यही वाला फॉर्मूला लगाना, डेल्टा एल इज इक्वल टू, मैंने लिखा है ना एफ अपॉन ए वाई और ऊपर एल। सेम यही चीज़ लगानी है आपको, बस एरिया ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा 2/2 जो आपको दे रखा है ये ब्रास और कॉपर का मिला के दे रखा है, तो दोनों 1 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे। तो एक्चुअली में इनका एरिया क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो आपको ये रखना पड़ेगा। और इसके बाद मैं दोनों की वैल्यूज आपको अभी बता रहा हूँ, घर पे जाके कैलकुलेशन करना। वैल्यूज लिख लो। ब्रास का आएगा 1.389 इंटू 10⁻³ मीटर। ये कैलकुलेट करके निकालना है आप लोगों को। और ब्रास का 1.389 इंटू 10⁻³ मीटर, ये ब्रास का कंप्रेशन मिला है, मीटर। इसके बाद कॉपर का लिखो 1.136 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ठीक है। अच्छा अब ये बताओ ये किसकी तरफ बेंड करेगा, ये अगर मैं पूछूं बेंडिंग होगी तो कहाँ होगी, तो आप ये देखो कि कौन ज़्यादा कंप्रेस हुआ है। तो आप खुद कॉमन सेंस से सोचो कि जो ज़्यादा कंप्रेस हुआ है इजीली उसकी तरफ बेंड हो जाएगा, तो बिल्कुल ये ब्रास की तरफ बेंड कर जाएगा, तो बेंड टुवर्ड्स द ब्रास। सॉल्व कैसे करना है समझ गए, पिछले तरीका सेम टू सेम है, कुछ भी नया नहीं है। 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हाँ अरे कहाँ 189, देखो 10⁻³ भी आगे, माइनस बोला यार मैंने।
+3 पागल हो गया, इतने किलोमीटर का कंप्रेशन होगा क्या? -3 है वो। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये कब बताया मैंने डिवाइडेड बाय? अच्छा, तुम बता रहे हो सकता है, बाकी इसमें तो इन्होंने नहीं दे रखा है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा फिर पूरा। ठीक है, इजी है ना? क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन है जो है। अभी क्वेश्चन भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अच्छा, ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखो, 2 wires of diameter 0.25 centimeter 0.25 centimeter, one made of steel and other of brass. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and brass wire is 1 meter. Find elongation in steel and brass wire. ब्रास का आपको यंग्स मॉड्यूलस जो पहले दिया था वही एज इट इज, 9 × 10⁻10। पिछले क्वेश्चन में दिया था ना, वही एज इट इज। और स्टील का एक्चुअली में पिछले क्वेश्चन में 2.1 एग्जैक्ट वैल्यू दी थी मैंने। क्या दिया था स्टील का पहले? हाँ, वही है, स्टील का जो पहले दिया था वही है, 2 × 10⁻11। इसमें डायग्राम गिवन है आपको, ठीक है। तुमने एक पेज छोड़ दिया पूरे इस घटिया से क्वेश्चन के लिए, पिछले क्वेश्चन के लिए। तुमने एक पेज में किया उसको सॉल्व? अच्छा, थोड़े से इसके बाद क्लासिक क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। ये इन क्वेश्चन में क्लास नहीं है, बस ये क्वेश्चन है, बस बेल बेल वाले काम कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो। हाँ, तभी तो मज़ा आएगा। इसीलिए तो कई लोगों की तबीयत खराब हो गई और ऑनलाइन आना पड़ गया, ये पता है ना। स्टील और ब्रासी दे रखा है ना, और लेंथ आपको दे रखी है 1.5 एंड शायद 1 है ना। डेटा जो गिवन है मैं वही ले लेता हूँ, 4 kg एंड 6 4 kg 6 kg। और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील आपको गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास आपको गिवन है, कितना था? 9 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये लेंथ आपको गिवन थी 1.5 मीटर, ये लेंथ गिवन है 1 मीटर। दोनों का डायामीटर जो आपको गिवन है वो गिवन है 0.25 सेंटीमीटर, और आई कैन राइट इट एज रेडियस इज इक्वल टू 1/8 × 10⁻² मीटर।
निकाल सकते हो इलोंगेशन, सिंपल है। स्टील के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा काम कर रहा होगा? हाँ तो बस बेवकूफ़ी कर दो। स्टील पे दोनों मास सस्पेंडेड है ना, 10 kg, और ब्रास पे सिर्फ और सिर्फ 6 kg। समझ नहीं आई बात? पक्का? सेम कैलकुलेशन आंसर और एंजॉय। इसमें भी घर के लिए दे दूँ कैलकुलेशन? सेम फार्मूला लगाना है, वैल्यूज रखनी है और कैलकुल आंसर। कैसे नहीं दे रखा? मास दे रखा है, mg से नहीं निकाल सकते फोर्स? अच्छा, मैंने स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस आपको पढ़ाए थे? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग सीरीज, कॉम्बिनेशन पैरेलल पढ़ा दिया था? एक्चुअली वैसे तो एसएचएम में आता है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत शायद मैंने आइडिया दिया था, मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है। स्टील के लिए आंसर आ रहा है बच्चे 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। अरे अभी तो देखते जाओ। 10, 9.8 ले लिया, 10 लेना है। क्या 1 पॉइंट? फिर से कैलकुलेट करो, ये तो मज़ेदार गेम है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आएंगे ना आप लोगों के एग्जाम में, आप लोग आंसर निकालोगे और फिर आप देखोगे कि आपका आंसर कहीं मैच ही नहीं कर रहा, चारों में से कोई सा भी। फिर वापस सॉल्व करोगे, फिर 2 बार के बाद तीसरी बार समझ में आएगा हाँ यहाँ कैलकुलेशन गलती कर दी थी, फिर आपका सही आंसर आएगा। तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 क्वेश्चन किल कर दोगे दूसरे। क्या क्राइटेरिया?
एडवांस के लिए गुड। वैसे आज कुछ अपडेट्स किए तो हैं, पढ़ा नहीं है। हाँ मैंने, कि अब 3 अटेम्प्ट दे सकते हो मतलब। काफ़ी टाइम से ये चीज़ अवेटेड थी। पहले तो ये होता था एडवांस में कि आप चाहो जितने अटेम्प्ट दो, बहुत पहले, लेकिन ये 90s में होता था। फिर उसके बाद ये कर दिया 2 ही अटेम्प्ट। ठीक है, अब जो है अच्छा है। बस एक मेंस और ये एडवांस ठीक है कि हाँ प्री और मेंस की तरह हो गया ये। तो 3 अटेम्प्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को 3 अटेम्प्ट ही देने हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब 2 अटेम्प्ट भी होते थे ना, तब भी सिलेक्शन ज़्यादा, मतलब 60 to 65% ट्वेल्थ के साथ वालों का ही होता था। ऑलमोस्ट 40% ही ड्रॉपर बैच में मिलता है सिलेक्शन। तो मतलब मैं ही सॉल्व करूँ? वैसे नहीं मानोगे। अरे वाह, इतनी जल्दी याद है कि आप सॉल्व कर रहे हो। चलो स्टील के लिए तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ब्रास के लिए तो आप कर ही लोगे। गरिमा अगर सो नहीं रहे हो तो कर रहे हो बेटा सॉल्व? आंचल तो बताया नहीं आपने मिल तो। हाँ बेटा, ना तारा सिंह ने बताया ना प्रीतिका ने बताया। अरे इतना कितना डिफिकल्ट आंसर नहीं आया? चल देखो, मैंने इससे पहले भी ये कई बार फॉर्मूला बना लिया, तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। F/A इंटू वाई इंटू एल, यही होता। स्टील के लिए सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। तो स्टील के लिए देखो फोर्स कितना लग रहा है। टोटल मास स्टील के नीचे सस्पेंडेड है 10 kg, मतलब फोर्स लग रहा होगा 100 न्यूटन। 10 × 10, तो मैंने फोर्स की लग जगह रखा 100 न्यूटन। लेंथ कितना दे रखा है 1.5 मीटर में ही था, टेंशन ही खत्म। पाई 22, ऊपर लिख दिया 7। और रेडियस कितना है मेरे पास 1/8 इंटू 10⁻², यानी कि 1/64 इंटू 10⁻⁴। आर स्क्वायर करना था ना, और इंटू यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10⁻, माइनस सॉरी +11 नॉट माइनस, यही है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। ये दोनों गुजर गए इससे, 32 और ये 16, ये 11। ठीक है, अब मेरे पास जो बच रहा है 1600 इंटू 1.5 इंटू 7/11, और 10⁻, कितना बच रहा है पहले ये देख लेते हैं। 4 इसमें से गया तो 7 बचा, ऊपर आ गया तो -7। मैंने इसमें से 2 जीरो और इसमें गायब कर दिए, और ये चला गया। 16 × 15 सॉल्व करना आता है? देखो 15 × 15 225 पता है, उसमें 15 और जोड़ दो, 16 हो गया। 225 प्लस 15 दैट इज 240। 240, लेकिन एक पॉइंट था इसलिए जीरो लगाया नहीं मैंने। इंटू 7/11, और यहाँ पर 2 जीरो इसके हटा दिए थे मैंने, 10⁻⁵। कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ छः स्क्वायर करने पर, आल स्क्वायर करना, रेडियस यही था ना। अच्छा 24/7 जा, आई होप सबको आता होगा। आता है, कितना होता है देखो, 7 4 जा 28, 8
और 7 टू जा 14 तो 168 डिवाइडेड बाय 11 आता है 11 1 जा 11, यहाँ पर बचा 5, 8 लिया, 11 5 जा 55, पॉइंट लगाया, 3 बचा 2, और यहाँ पर आ गया 8, एक और वैल्यू कर लो डिवाइड, कितना हो गया 7, तो 15.27 इंटू 10⁻⁻5 आया। इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे वैल्यू में ले आता हूँ, 1.527 इंटू 10⁻⁻5 सॉरी -4 मीटर, ये इसका इलोंगेशन। ठीक है, अरे ये पॉइंट हटाया है ना बेटा, एक वैल्यू और -6 नहीं होगा, कम होगा वाला। यहाँ से एक बात बताओ, पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे, टाटा मार दूंगा सुन लो बेटा, जब पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेंगे ना तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में आएगा एक्स्ट्रा, और माइनस का ये पावर नहीं आया, अभी भी नहीं आया ना, बैल बुद्धि हो ना। देखो अब मैं पूरा समझाऊंगा, अब मैं पूरा समझा के मानूंगा। 15.27 बेटा, पॉइंट हटाए, नीचे आ गया 2 जीरो है ना, और यहाँ पर आ गया कितना 10⁻⁻5। ठीक, अब पावर बढ़ गया, देखो 1527 इंटू 10⁻⁻7 हो गया, कोई दिक्कत। अब मुझे 3 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाना है, क्या करना पड़ेगा 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाया, 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया, अब कोई दिक्कत। अब देखो नहीं, अब तो बता के ही मानूंगा, आ गया, डन, क्लियर। ब्रास का आंसर अभी बताते हैं। ब्रास के लिए 1.3 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा, बुक ने इसका आंसर कबाड़ा कर रखा है, ठीक है, इसने 1.49 दे रखा है बुक ने, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, क्या हुआ, चलो गुड। ब्रास का आंसर 1.3 इंटू 10⁻⁻4। वैसे कोई इतनी भी गंदी कैलकुलेशन नहीं थी जितना तुम लोग मुंह बना रहे थे, इतना तो नहीं था। सारांश का समझ सकता हूँ, तो सॉल्व भी नहीं करता था, टेंशन ही नहीं। चलो अब थोड़े से पैटर्न वाले प्रॉब्लम्स देखें, डंबल और ये सब। लिखो अ स्टील रॉड of cross sectional area 1 meter square is acted upon 1 meter square is acted upon by a force shown in figure। मैं बनाने वाला हूं फिगर इसका। determine the total elongation in the total elongation of the bar। यंग्स मॉड्यूलस स्टील का 3-4 बार लिख चुके हैं, ये रियल वैल्यू है जो आपको दे रहे हैं ना स्टील का, ये रियल वैल्यू यही होती है। और जोर से उभासियां लो। 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, बड़ा जोरदार क्वेश्चन है ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पैटर्न सीखना थोड़ा सा। 60 10 20 50, और फिर टेक y इज इक्वल टू स्टील का ले लो, अलग मुझे डायग्राम में से ना ये बताना कि फोर्स इतना इधर लग रहा है, इतना इधर लग रहा है, ठीक है। ये लिखना थोड़ी था किसी को।
हाँ बालक, इस तरफ कितना, इस तरफ है पहला फोर्स 60 किलो न्यूटन, इसमें 10 किलो न्यूटन, इधर 50 किलो न्यूटन। आपसे इसमें पूछा गया है कि इसकी स्ट्रेचिंग कितनी होगी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले इसमें समझो थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डेल्टा एल निकालना है। फोर्सेज मिल गए आपको, यंग्स मॉड्यूलस पता है, एरिया पता है, लेंथ पता है, निकाल सकते हो, बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व कैसे करें। देखो एक चीज़ बताओ, मैं इसको ना अलग अलग पार्ट में तोड़ लेता हूँ, मान लेता हूँ मेरे पास 3 बार है, 3 अलग अलग पार्ट में तोड़ लेते हैं। लेट दिस इज ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डबल एप्पल। सबसे पहले मैंने ए बी को तोड़ा, ए बी। अच्छा, इस तरफ फोर्स लग रहा था 60 किलो न्यूटन। तो देखो एक बात बताओ, अगर इधर 60 किलो न्यूटन लग रहा है फोर्स, तो इस बार में इस तरफ भी 60 किलो न्यूटन लगना चाहिए, तभी तो जाके इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा, वरना तो टेंशन ही डेवलप नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है। तो यानी कि इधर भी लग रहा होगा इसमें क्या, 60 किलो न्यूटन। कोई प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट अब लेते हैं बी और सी को। अब जरा देखो, इस बी के इस तरफ वाले सरफेस पे 60 न्यूटन लग रहा था, लेकिन नेट फोर्स मुझे ये बता रखा है कि इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का, यही दे रखा है। तो मतलब नेट फोर्स इधर, सॉरी इधर फोर्स कितना लग रहा होगा कि रिजल्टेंट सिर्फ 10 किलो न्यूटन बचा है। 70 लग रहा होगा तभी ऐसा हो सकता है। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब इसमें इस तरफ कितना लग रहा है, 70 किलो न्यूटन। फिर इधर भी कितना लग रहा होगा, मुझे आगे नहीं देखना, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ, कितना, 70 किलो न्यूटन। अब लेते हैं हम लोग सी और डी को। इधर का फोर्स भी देखना है, इधर का भी देखना है। देखो इस तरफ सी के सरफेस के इस तरफ 70 किलो न्यूटन, और रिजल्टेंट भी इस तरफ 20 किलो न्यूटन। तो इस तरफ कितना लग रहा होगा इसे, 50 किलो न्यूटन लगना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। तो इस तरफ लग रहा होगा 50 किलो न्यूटन, तभी तो इधर आंसर आ रहा है 50 किलो न्यूटन। अगर मुझे यहाँ की वैल्यू और ये वैल्यू जो मैं सोच रहा हूँ बराबर नहीं मिली, मतलब मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। ठीक है हाँ। वो 10 रिजल्टेंट था, वो नेट रिजल्टेंट दे रखा है उसने कि नेट 10 किलो न्यूटन इधर लग रहा है। मतलब अगर मैंने माना कि इधर 60 लग रहा है, तो इधर डेफिनेटली 70 रहा होगा, तभी तो 10 बचा इधर। तो ये 10 रिजल्टेंट था मेरे पास उस टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 70 लिखा। अब समझ आया। ठीक है, ये हो गया सी और डी के बीच में। लेकिन इसमें भी एक कहानी आगे की और समझ लो। ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है 50-50 जब ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। अगर सिस्टम का एक एक्सेलरेशन भी होगा तो कहानी थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी, बट उतना मैं अभी नहीं लेके जाता, बाद में लेके जाऊंगा। मतलब वो एडवांस टॉपिक हो गया थोड़ा। ठीक है, एडवांस का ही क्वेश्चन हो गया कि अगर इस सिस्टम को एक एक्सेलरेशन से चला दूँ तो m इंटू ए एक्सेलरेशन भी माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डन। चलो, तो अब इस क्वेश्चन को करना बताओ, इजी है क्योंकि आपको लेंथ पता है, एरिया पता है सबके लिए। क्वेश्चन में वैसे डायग्राम में गिवन भी है शायद, आपको मैंने लिखवाया है ना लेंथ एरिया वगैरह। लेंथ नहीं लिखवाई तो लेंथ लिखवा देता हूँ, 1.5 1 एंड 2 दे रखा है आपको। ये 1.5 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ बोला था ना इसने, क्या बोला था, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया दे ही रखा है आपको, एरिया ही डायरेक्ट सॉल्व कर रखा है, पाई वगैरह की भी झंझट खत्म।
बी पॉइंट पे, वो पॉइंट का दे रखा है आपको, उस पॉइंट पर वहां पर 10 किलो न्यूटन है, क्योंकि ये एक बेटा मासलेस स्ट्रिंग या मासलेस रॉड नहीं है, इसमें हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग हो सकती है। तो रिजल्टेंट टेंशन दे रखा है कि एक बी पॉइंट पे पर्टिकुलर इस तरफ लग रहा था 10 किलो न्यूटन। तो अब आपको रिजॉल्व करना था उसे कि इसका मतलब यहाँ लग रहा होगा 60 किलो न्यूटन, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लग रहा होगा जिसकी वजह से ही यहाँ पर रिजल्टेंट 10 किलो न्यूटन बना। तो अब सॉल्व कर लो, ठीक है। बोलो ये बात क्लियर हुआ? इजी है। कैलकुलेशन अगेन घर पे कर लोगे, वैसे तो ये हो ही जाए, अपना चाहिए था, तुरंत का कैलकुलेशन था। 4.5, 3.5 एंड 5 आ रहा है, 10 टू द पावर माइनस 7 आ गया। पाई आर स्क्वायर मत रख देना, इसमें पहले से ही वो दे रखा है आपको, एरिया ही दे रखा है। मैं करूं क्या सॉल्व? मुझसे नेट इलोंगेशन ही तो पूछा है, लो मैं सॉल्व कर देता हूँ क्या है इसमें। डेल्टा L1 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई एरिया, सबका सेम है, y सेम है, अरे वाह, तो मैं एक साथ ही निकाल सकता हूँ। डेल्टा L इज इक्वल टू 1/a इंटू वाई, और सारे F1 L1 को ऐड कर दो एक साथ, पूरा सम करना था, F1 इंटू L1, F2 इंटू L2। लो आंसर, 1 एरिया कितना दिया था 1, और ये कितना देता है 2 इंटू 10⁻11, और F1 कितना है मेरे पास 60 इंटू 10⁻3 और 1.5, 90। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻3 प्लस दूसरे के लिए क्या मैंने 70, तो 70, ये कैसे हो गया 90 होगा ना, अच्छा 90, हाँ 90, और ये हो गया 70 इंटू 10⁻3 प्लस अगला हो गया आपका 100 इंटू 10⁻3। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये समझ ही नहीं आ रहा? हमें पता तो समझ ही नहीं आएगा, बेवकूफ़ हो। डेल्टा L1 की वैल्यू ये आएगी पहले वाले में लॉन्गेशन। डेल्टा L2 के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F2 L2 बाय A इंटू वाई। डेल्टा L3 भी मैं क्या लिख सकता हूँ, F3 इंटू L3 बाय A इंटू वाई। हाँ या ना? मुझे तीनों का सम ही तो निकालना है। डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, यही करना था। देखो इन सब में नीचे वाला पार्ट सब में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर सिर्फ क्या बचा F1 L1 प्लस F2 L2 प्लस F3 L3। अब समझ आया? बच मैंने इसकी वैल्यू रखी 1.5, देखो L ये था 1.5, और लेंथ क्या थी 60 किलो न्यूटन, किलो मतलब 10⁻3 होता है, तो 60 इंटू 1.5 इंटू 10⁻3। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 60 इंटू 1.5 इंटू 10⁻3, पहले तो जीरो छे, ये पॉइंट हट गया है ना, फिर 15 6 जा 90, तो 90 इंटू 10⁻3 मैंने यही लिखा है ना। फिर देखो 1 इंटू 70 इंटू 10⁻3 क्या आएगा, 70 इंटू 10⁻3, कैलकुलेट कर लो, 70 इंटू 10⁻3, फिर अगला 2 इंटू 50, ये बहुत मुश्किल था है ना, 100 इंटू 10⁻3। देखो अब जरा इन सबको जोड़ना आता है क्या, 60 प्लस 9, सॉरी 90 प्लस 70 प्लस 100, ये 160, 160 प्लस 100, 260, 260 इंटू 10⁻3, देखो मेरा आंसर आ गया 260 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻11। अब मेरे को सॉल्व करना था, ये कितनी बार गया 130 टाइम्स, और ये ऊपर जाके हो गया 10⁻−8, एक जीरो हटाया -7 और -6, तो 1.3 इंटू 10⁻−6 मीटर आंसर। ठीक है, नहीं है ठीक? क्या क्या आफत हो गई? उठा ले रहे थे इस बॉडी पे बी पॉइंट पे
अगर यहाँ से 60 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ पर भी 60 न्यूटन लगेगा कि हाँ कि ना? 60 किलो न्यूटन। यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा था क्योंकि ये पार्टिकल इसको इधर खींच रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने इसको एफ बोल दिया, F1। ठीक है, लेकिन मुझे इसने एक हेल्प कर दी कि पहले से बता दिया कि नेट रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का सॉल्व करके इस तरफ लग रहा है 10 किलो न्यूटन। तो बताओ मुझे जरा, F1 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 10। बेटा ये माइनस वाला इधर चला गया तो क्या बच जाएगा प्लस का, तो 60 प्लस 10 ऐसे लिखो, देखो 60 उसके नीचे लिखो 10 और ऐसे कर दो प्लस, देखो जीरो प्लस जीरो जीरो, 6 प्लस 1 7। ठीक है, कितना आ गया 70, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो ये समझ गए तो ये बात इतनी देर में क्यों बताई जब मैंने पूरा समझा दिया? हाँ, फोर्स देखो दोनों कहाँ जीरो हो गया बेटा? कभी भी आप कभी भी टेंशन डेवलप करते हो किसी भी बॉडी में, मान लो ये एक स्ट्रिंग टांग दी और इसके नीचे 10 kg का ब्लॉक लगाया, आप इसमें टेंशन क्या बताओगे? कितना बताओगे टेंशन? 100 न्यूटन। क्यों बताया? क्योंकि चल नीचे mg लग रहा था, यहाँ वाला फोर्स नहीं लग रहा था क्या कोई? अगर नहीं लग रहा था तो फिर कैसे हुआ? टेंशन एक पॉइंट पे निकलता है बालक, पॉइंट पे। इसलिए हमने हमेशा कहा था अवे फ्रॉम द बॉडी, भूल गए? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पर भी 100 न्यूटन, यहाँ पर भी 100 न्यूटन, अगर सेम स्ट्रिंग है तो इस वजह से यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है। ठीक है, मुझे निकालने की भी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यही बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? ये बेटा वरना टेंशन ही नहीं आएगा, अगर यहाँ 0 न्यूटन होगा तो बॉडी मूव कर जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ? अभी नहीं हुआ? नहीं आया ना? हाँ कोई बात नहीं, गुड। बेटा अगर फोर्स दोनों अनबैलेंस रहेंगे ना, देखो टेंशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, देखो आप कहानी समझो, इस फोर्स को नहीं लिखते कभी भी हम, आप याद करो मैंने कल के लेक्चर में बताया था, हम लोग कौन सा फोर्स लिखते हैं? जो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप होता है। और वो रिस्टोरिंग फोर्स रख रहा हूँ मैं 60 न्यूटन, क्योंकि अगर यहाँ से 60 न्यूटन से मैं खींच रहा हूँ इसको, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी 60 न्यूटन लगेगा। ठीक है, वो इसके पार्टिकल्स पे लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स, मैंने वो फोर्स रखा है। अभी भी नहीं आया होगा? पहले फिर भी नहीं नहीं लगाया 2 बार। चलो डन, इजी, पक्का? अरे कुछ तो करो यार, तुम क्या बैठ के कर रहे हो? लो बोर्ड साफ करो, डिजाइन है बना रहा है बैठ के कॉपी में। अब थोड़ा सा स्प्रिंग के साथ इसका देखते हैं, स्प्रिंग क्या था, ये क्या है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? गुड, अब अटेंटिव रहना, बार बार जरूरत पड़ेगी तुम्हारी, अगर मैं देखूंगा ऐसे फालतू बैठे हुए तो फिर बुलाऊंगा। चलो, तो बच्चों पहले तो मैं उसको छोड़ो स्प्रिंग को, रॉड के बारे में समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। एक रॉड है, यहाँ पर ऐसे सस्पेंडेड था, ठीक है, इसके नीचे हो सकता है मैंने कोई मास लगा रखा हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई मास रहा हो। ठीक है, इस रॉड की लेंथ थी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A, और जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा था वो था F। ठीक है, और इसका यंग्स मॉड्यूलस था Y। कोई दिक्कत? मैंने आपसे पूछा बच्चों कि ये बताओ क्या मैं, अच्छा इसमें इलोंगेशन जो था वो था डेल्टा L, ये टर्म्स यूज़ किया अपन ने अभी तक। तो एक बात बताओ, मैंने अभी तक लिखा है F इज इक्वल टू, सॉरी F नहीं, Y इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू L बाय डेल्टा L, यही लिखा था। पर मैं ना इसमें F की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, F की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, देखते क्या आता है। तो Y डेल्टा L, Y इंटू A अपॉन L, डेल्टा L इज इक्वल टू F हो गया। बोलो यस और नो? ये डेल्टा L क्या था?
चेंज इन लेंथ, यही था। चलो बगल में एक स्प्रिंग लेते हैं, एक स्प्रिंग सस्पेंडेड है, इसके नीचे हो सकता है कोई मास लगाओ, मुझे नहीं पता, बट मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ कि इस पर एक फोर्स लगने वाला है स्प्रिंग का। वो रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है, एफ, पता होगा आप लोग, एफ इज इक्वल टू के एक्स बोला करते थे हम लोग, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा एफ इज इक्वल टू के, मान लेते हैं ये स्प्रिंग जो इलोंगेट हुआ था ना वो डेल्टा एल हुआ था, इसका इलोंगेशन डेल्टा एल हुआ था। जरा ध्यान से देखो, दोनों फॉर्मूले सेम नहीं लग रहे आपको? देखो एक मिनट के लिए वाई ए बाई एल को अगर मैं छुपा दूं, समथिंग कांस्टेंट, क्योंकि देखो कांस्टेंट वाई भी है, कांस्टेंट एरिया भी है, कांस्टेंट लेंथ भी है, एक कांस्टेंट इनटू डेल्टा एल दैट इज एफ, यहाँ पर भी तो यही लिखा है कांस्टेंट इनटू डेल्टा एल दैट इज एफ। तो रियलिटी में ये रॉड भी एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, और इसमें जो स्टिफनेस होता है इसका, वो स्टिफनेस क्या होता है, डायरेक्ट कंपेयर करके देखो क्या होता है, वाई ए बाय, हम लोग इसे ई ए बाई एल बोलते थे क्योंकि इलास्टिसिटी, ठीक है, आप लोग वाई ए बाई एल बोलोगे। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का आपको ये समझ आया कि रॉड भी एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, क्योंकि सोचो इसको जैसे ही नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ डेवलप होगा, ऊपर की तरफ, वही तो स्प्रिंग में भी हो रहा था। जितना ज्यादा इसको खींचोगे, ज्यादा कम छोड़ो, इसको जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स रिस्टोरिंग होगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना डेल्टा एल आएगा, ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। सेम इसमें भी यही हो रहा था। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब वो ज़्यादा कम ना वो अलग चीज़ है, वो टॉर्शनल स्ट्रेस वगैरह होता है, वो सब छोड़ो, जाने दो, वो सब आपके काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ज़रा याद करके बताओ, अगर दो स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए हैं, इसका स्टिफनेस K1, इसका स्टिफनेस K2, तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या होता था सीरीज में लगे हुए, K1 प्लस K2, सब चांटे खा जाओगे। मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस के अलावा सब जगह उल्टा काम होता है, जो रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में फॉर्मूला पढ़ते थे वो इसके लिए सीरीज में लगेगा, ठीक है। क्या होगा, इक्विवेलेंट स्टिफनेस के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2, क्या लिख देते हो सर, अजीब सी चीज़ है, ठीक है ना, दो के लिए लिख लिया मैंने। वैसे आप क्या बोलते, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, पैरेलल में होता तो क्या बोलते, के पैरेलल इज इक्वल टू K1 प्लस K2। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे ही अगर अब आपको रॉड सीरीज में या फिर पैरेलल में दे दिया जाए, डायरेक्ट इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो डायरेक्ट आंसर्स आएंगे अपने पास। पिछला क्वेश्चन जो मैंने किया, मैं चाहता तो डायरेक्ट इस मेथड से कर सकता था, ठीक है। बोलो कहानी क्लियर हुई? तो अब अगर आपको रॉड पैरेलल में या सीरीज में दे देंगे, डायरेक्ट निकाल लोगे, मेथड क्लियर है। स्टिफनेस क्या होगा, वाई ए बाय एल, ठीक है, डन, नोट डाउन करो। हाँ, एनालॉजी ऑफ रॉड विद स्प्रिंग डाल दो, एनालॉगी बोलते हैं, लॉजी नहीं होता वैसे, एनालॉगी या लॉजी बोलते हैं। सानिध्य तुम कब आए, तुम भी कल ही आए होगे, समझ रहा हूँ मैं। रॉड एंड स्प्रिंग कुछ भी डाल दो, आपकी इच्छा है, मेन कहानी थी टॉपिक समझना, ये स्कूल के सिलेबस में नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स इसमें 60 था, इसमें 70 है, 850 है। बेटा रिस्टोरिंग फोर्स तो इस बॉडी के अंदर है ना, 60 ये नहीं होगा, 2 इंटू 60, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, तुम ध्यान से देखो, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता था, उस हिसाब से ज़रा सोचो तुम, इधर भी टेंशन उतना ही, इधर भी टेंशन उतना ही,
मतलब इस पॉइंट्स के हर एक जगह कितना लग रहा होगा 60 न्यूटन। फिर तो ऐसे तो पहले टेंशन क्यों नहीं प्लस किया था जब एनएलएम में पढ़ रहे थे अपन, ऊपर भी लगा रहे थे नीचे भी लगा रहे थे। नहीं करते थे ना अपन, पॉइंट वाइज सॉल्व करते थे, पॉइंट वाइज उठा रहा हूँ, मेरे को तो रिस्टोरिंग फोर्स किसी पॉइंट पे मिल गया बस। ठीक है, डन। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं और डंबल वाले, और डंबल बना के दे देंगे आपको 3 अलग अलग, तो आप डायरेक्ट स्टिफनेस से डेल्टा एल निकाल लेना। आप इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, अगले टॉपिक पे चलते हैं। ब्रेकिंग ऑफ वायर। मेरा आज टारगेट था ये टॉपिक आज ख़त्म हो जाए, लग नहीं रहा। कोई बात नहीं, बाकियों के न्यूमेरिकल तुम लोग कर लेना डायरेक्ट। डन। लिखो ब्रेकिंग ऑफ वायर। ब्रेकिंग ऑफ वायर का मतलब क्या है कि उसमें इतना स्ट्रेस डेवलप हो जाए कि वो वायर टूट जाए, मतलब उसको उस पॉइंट के स्ट्रेस को, मतलब मान लो मैं एक वायर को खींचता हूँ, एक वायर बांध रखा है मैंने, या पतंग वाला धागा है वो सद्दा जिसे बोलते हैं अपने ना, वो बांध रखा है मैंने, और मैं उस पर धीरे धीरे फोर्स लगा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ। एक कंडीशन पर फोर्स इतना हो जाएगा कि वो टूट जाएगा। तो बेटा फोर्स लगा रहा था मतलब मैं स्ट्रेस लगा रहा था, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ जिस पॉइंट पे वो टूट गया उसे मैं क्या बोलूंगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ऐसा फोर्स जहां पर मेरा स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, यानी कि उसके अंदर कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाए, वो टूट जाए। ठीक है, तो उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे अपन, ब्रेकिंग स्ट्रेस। बस इतनी सी बात बतानी थी मुझे, इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लें इसका, नोट डाउन करो। हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? ये कुछ अलग बोल रही थी क्या? टाइमर? अच्छा, चलो लिखो। द फीमर, द फीमर, ब्रेकिंग स्ट्रेस वाले में ही कर रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ अ वायर उसमें एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, टॉपिक में कुछ खास था नहीं बताने के लिए। द फीमर इज अ बोन इन द लेग, बताना पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं कि बोल देंगे हाँ सर फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, कहाँ होती है, नाक में। बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो बच्चे जो बोलेंगे वो बायो के ही होंगे। ठीक है, फीमर इज अ बोन इन द लेग whose minimum cross sectional area is about 4 into 10 to the power minus 4। क्या हो गया? मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ बता रहा हूं ना, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अबाउट 4 into 10 to the power minus 4 meter square. A compressional force more than 6.8 into 10 to the power 4 Newton will fracture this bone। इतना वजन उठा सकते हैं हम लोग, 5 किलो उठाने में जोर आता है। ठीक है,
कितने किलो हो गया ये हमारा बोन का, सोचो जरा। अगर केजी में बात करूं, 680 kg, मतलब हमारा फीमर तो उठा ही सकता है, फीमर तो उठा ही सकता है, इससे पहले फ्रैक्चर नहीं होगा वो। 618 किलो, ठीक है। और वो भी किसका, जो सबसे पतला आदमी है, देखो उसके लिए दिया हुआ डेटा ये, ठीक है। इससे कम तो पतला तो फीमर हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या, चलो 6.8 × 10⁴ न्यूटन विल फ्रैक्चर दिस बोन। ए बी करके लिखो, पहला ए पार्ट। फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज बोन कैन विदस्टैंड, मतलब बोन कितना वजन उठा सकता है, बस वही पूछ रहा हूँ। बी पार्ट लिखो, व्हाट इज द स्ट्रेन that exist under the maximum stress condition। और अब एक कमाल की चीज देखो, मैक्सिमम मतलब मुझे स्ट्रेन निकालना है, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस लगाया तो कितना स्ट्रेन होगा उसका। और गजब की चीज ये है कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ बोन दैट इज 9.4 इंटू 10⁹ ऑलमोस्ट ब्रास के बराबर मजबूत होता है हमारा बोन। ऑप्शन नहीं है, यंग्स मॉड्यूलस गिवन है 9.4 इंटू 10⁹ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लिख लिया उसने। क्या होती है यूनिट इसकी, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो इजी सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। देखो अभी तक यही करते हुए आ रहे हैं, इतनी देर से परेशान हो गए सॉल्व करते करते, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है। क्या स्ट्रेन नहीं निकाल सकते, इस बार इसने डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू पूछी है आपसे, स्ट्रेन निकाल सकते हो गया बी पार्ट। ए पार्ट में सिर्फ स्ट्रेस पूछा था इसने, फोर्स पर यूनिट एरिया, बस। तो स्ट्रेस इसका आ रहा है, आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 1.7 इंटू 10⁸ आंसर आ रहा है वो बता रहा हूँ, 1.7 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन आ रहा है आपका 1.8 इंटू 10⁻²। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, हाँ बस चाटे खा जाओगे। स्ट्रेन है यूनिटलेस है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बेटा, 1.8 इंटू 10⁻², ठीक है। कर लोगे ना ये क्वेश्चंस, मैं कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, वो भी ना करो, पक्का ना, ईमानदारी से आओ कसम। हमारे सर बोलते थे खजा विद्या माता की कसम। इन्होंने पॉइजन रेशियो नहीं बताया, ऐसे कैसे। अच्छा कल हम लोगों की कोई क्लास नहीं है, ठीक है।
और परसों भी सेम इसी पैटर्न पे 3:30 क्लास होगी। ठीक यार, दोपहर में ट्रैफिक मिलता है तो क्या हो गया। अब एक्चुअली में क्या है कि वरना अरे तो छुट्टी करनी पड़ेगी मुझे, मैं हुई नहीं ना। या तो मैं छुट्टी करूँ या फिर मैं इस टाइम पे क्लास लूँ। बेटर ना इस टाइम पे क्लास ले लेते हो, छुट्टी रखने से क्या फ़ायदा। क्योंकि कई बच्चे सिर्फ छुट्टी चाह रहे हैं। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को छुट्टी चाहिए। देखो सारे कितने अच्छे बच्चे, किसी को नहीं चाहिए छुट्टी। वैसे बोलते तो मैं दे देता छुट्टी। नहीं नहीं, अब जरूरत नहीं है। हो गया। लिखे एक टॉपिक, खत्म कर दो इस चैप्टर को आज ही। खत्म ही है, अब क्या है, थोड़ा सा बचा है बस। लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, झंझट पालने का ही नहीं। बहुत टफ फार्मूला है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ना ये एनर्जी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, याद रखना। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन। तो मैं बोल सकता हूँ U अपॉन V, वॉल्यूम है ये, ध्यान रखना, दैट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, बस ये याद रखना, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। जब भी आपको एनर्जी सिर्फ निकालनी हो तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी इच्छा है। 5-7 फॉर्मूले बना सकता हूँ मैं इससे, चाहो तो मैं बना दूँ। निकाला कैसे ये जानना है, किसी को नहीं जानना। देखो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है अभी अभी अपन ने ये। तो क्या मैं F इज इक्वल टू फिलहाल के लिए बोल सकता हूँ YAL इंटू एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ FDX, याद है कुछ। ठीक है, उससे निकाल सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। हाँ वही, वो 9 × 10⁹ है ना, वही है ना। इसको अभी तक वही एप्सिलॉन नॉट ही दिख रहा है, पिछली क्लास में एप्सिलॉन नॉट कर रही थी ये, पूछा था एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये एप्सिलॉन है, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिनोट कर सकते हैं इससे। ये परमिएटिविटी नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रेन है। आपने कम से कम पूछने की हिम्मत की। एक बालक है हमारे बीच में जो पूछना भी नहीं चाह रहा, उसको अभी तक 9 × 10⁹ ही दिख रहा होगा। ठीक है, ये बेटा एप्सिलॉन स्ट्रेन के लिए सिंबल है ना, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। नहीं समझ आ रहा तो उसकी जगह स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन लिख लेना। ठीक है, चलो। नहीं नहीं, अभी ये शेयर मॉड्यूलस और इसके क्वेश्चन कहाँ करवाए मैंने। खैर चलो, इनके क्वेश्चन ऐसे कोई डिफिकल्ट है भी नहीं, एक आध क्वेश्चन इसने ही दे रखा है। मेनली इसमें क्या है, क्वेश्चन आते हैं यंग्स मॉड्यूलस के ही हैं मोस्टली। ठीक है, या फिर ये एनर्जी पूछ लिया जाएगा आपसे, या फिर एक खास चीज़ और है, मैं उसके बारे में देख रहा हूँ कि अगर आपके इसमें दे रखा है तब तो मैं करवा दूंगा। मुझे ऐसा, अच्छा एक चीज़ बच्चों नोट करो, जो हम लोगों ने बल्क मॉड्यूलस निकाला था ना, किससे डिनोट किया था, बी से, वो बुल्क मॉड्यूलस। कई बार आपसे वो पूछ लिया जाएगा कंप्रेसिबिलिटी, एक टर्म पूछ लेगा व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, तो लिख लो 1/b इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। वहीं पे बल्क मॉड्यूलस में 1/b इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, मतलब b की वैल्यू निकाल के 1 कर देना, या फिर फॉर्मूला रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, ये कंप्रेसिबिलिटी होता है, कई बार कंप्रेसिबिलिटी पूछ लेगा। ठीक है, 1/b इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है,
पता नहीं क्यों इसमें दिख क्यों नहीं रहा यार, तुम लोगों के है नहीं क्या सिलेबस में? तो मुझे लग रहा है होना चाहिए यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता, पॉइजन रेशियो तो होना ही होना चाहिए यार। क्या चीज़? हाँ पॉइजन, वो तो अलग है। वो वाला जो आप पढ़ते हो ना वो तो केटीजी में आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या बेटा? हाँ वहाँ पर भी आता है, वो अलग है ये अलग है। चलो वैसे कौन सा इतना बहुत वो खतरनाक चीज़ ही है, लिखवाई देता हूँ। लिखो पॉइजन रेशो, टॉपिक डालो पॉइजन रेशो। एक्चुअली में देखो ये किसके लिए बात की गई है पॉइजन रेशो, इन्होंने एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी की, बड़ी गजब की डिस्कवरी थी इनकी। जैसे इस रॉड को मैंने खींचा, तो इन्होंने बताया अगर आप रॉड को खींचोगे तो रॉड पतली हो जाएगी। हाँ यही है पॉइजन रेशो, ठीक है। अगर मैंने रॉड को खींचा तो पतली हो जाएगी, मतलब समझो क्या, अगर बेटा मैं रॉड को इलोंगेट करूंगा तो क्या आपके कॉमन सेंस ये कह रहा है उसका रेडियस रिड्यूस होगा? और ये रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब कि आप लोग लिखो म्यू इज इक्वल टू, ये पॉइजन रेशो को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन, लिखो ऊपर लेटरल स्ट्रेन, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब कि डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। लेकिन इसमें एक माइनस लगा होता है, क्यों? क्योंकि देखो अगर एल रिड्यूस हो रहा होगा, मैं सॉरी एल इंक्रीज हो रहा होगा, तो आर रिड्यूस होगा, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस नहीं हो जाता, इसलिए पहले से एक माइनस ले लिया। या फिर एल अगर रिड्यूस हो रहा होगा तो आर इंक्रीज होगा, तो फिर माइनस आ जाता। तो हमेशा एक माइनस पहले से लगा के रखते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि आंसर प्लस में आ जाए, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले के फॉर्म में बनाना चाहो तो बना लो इसको, डेल्टा आर इंटू एल अपॉन आर डेल्टा एल, ठीक है, माइनस का। ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कई बार आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, पॉइजन रेशो दे देगा, उसके फॉर्म में सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या आप लोग घर से एक क्वेश्चन शेयर मॉड्यूलस और एक बल्क मॉड्यूलस का कर सकते हो? क्वेश्चन आसान होगा, सेम पैटर्न्स जो मैंने करवाए इन्हीं पैटर्न्स पे होंगे, कोई ऐसा बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अगर कर सकते हो तब तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास फिर मुझे ये घसीटना पड़ेगा, वरना फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगेन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, डू नॉट लीव द क्लास, फ्लूइड मैकेनिक्स में मत छोड़ना, वरना वही हाल हो जाएगा जो पहले आप लोगों का हुआ है, कई बच्चों का। वर्क एनर्जी पावर में कुछ बच्चों ने छोड़ा था, घूमने गए थे, आज तक वो फिजिक्स में वापस नहीं आ पाए हैं, कुछ बच्चे हैं आज तक वो फिजिक्स में वापस नहीं आ पाए ट्रैक पे। कहाँ गए थे घूमने उस टाइम? हाँ बद्रीनाथ नहीं, अमरनाथ, अमरनाथ गए थे। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन राजस्थान में ही है, अरावली। और सबसे नई, दुनिया की सबसे नई माउंटेन कौन सी है? वो भी भारत में, ये हिमालय, सबसे सबसे न्यूएस्ट, हाँ सबसे न्यूएस्ट माउंटेन रेंज, कुछ 5 लाख साल ऐसा कुछ पुराना होगा बस। तो ज्योग्राफी में ये सब है ना ओल्ड, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब ओनली ही होता है टर्म यूज। जैसे कि 1 कॉस्मिक ईयर मैंने बताया था आप लोगों को, कितना होता है? 1 कॉस्मिक ईयर मतलब जितने टाइम में सन अपने गैलेक्सी के अबाउट